हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे तवांग वाला जो वीडियो है तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं अपना स्टोरी और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्नो में क्या क्या स्नो राइड में क्या क्या चीज़ें लगेंगे वाइल्ड राइडिंग और कैसे राइड करना है स्नो में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जर्नी स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर गियर्स चाहिए, वार्म गियर्स। जैसे कि आप मंकी कैप, अगर आप पता है मंकी कैप या जो निंजा निंजा कैप भी बोलते हैं जिसको, सो वैसा एक कैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट में जब आप स्नो राइड में करते हो, स्नो राइड करते हो तो हवा बहुत गंदी ठंड वाली आती है, तो उस समय स्नो एक मंकी कैप होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको रेन लाइनर होना बहुत ज़रूरी है कैरी करना, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है या फिर स्नोफॉल हो सकता है, तो उस वजह से रेन लाइनर कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर शू कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइडिंग शू जिसका सोल जो है वो बहुत अच्छी हो, जैसे जिससे आप ट्रैकिंग वेकिंग टाइप का सोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैकिंग सोल होगा तो आपको प्रॉपर एक ग्रिप मिलेगा स्नो में वॉक करते हुए। सो बाकी जो सामान है वो आपको एक सनग्लास होना बहुत ज़रूरी है वाइल्ड राइडिंग इन द स्नो। और आपको कैरी करना पड़ेगा रोप या चेन। दूसरा थर्मस, गर्म पानी लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक स्लीपिंग बैग या टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक चाकू या कोई भी एक कटर टाइप का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक छोटा सिलेंडर कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर। और लास्टली एक ऑल्टरनेट फ़ोन कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑल्टरनेट फ़ोन जिसमें कोई दूसरा सिम हो, सेम कंपनी का नहीं, जैसे एयरटेल का अगर आपके पास ऑलरेडी एक है, सो आप ट्राई कीजिएगा कोई दूसरा नेटवर्क का लेने के लिए। अब ये सब सामान किस चीज़ में काम आएंगे ये मैं आपको अपने जर्नी और अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मैं दिरांग पहुँच गया था और दिरांग में मेरे हो गए थे करीब 2 दिन, और जिस दिन मैं पहुँचा उसी दिन से वेदर बहुत ही ख़राब था ना, बारिश बारिश बारिश। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर फुट हिल्स जो है वहाँ अगर बारिश हो रही है, तो अगर जो हायर ग्राउंड है जैसे कोई अपर पहाड़ की तरफ, वहाँ पक्का स्नो होना है। सो मुझे ये पता था कि अभी मैं दिरांग से जब तवांग जाऊँगा तो मुझे स्नो मिलेगा, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कब निकलूँ। सो ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे और मेरे पास बहुत कम टाइम था, टाइट शेड्यूल था, तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं निकलूँगा ही। वैसे मैंने एक जो होम स्टे में मैं रुका था दिरांग में, उनके जो ओनर है उनसे भी मैंने पूछा था कि मुझे निकलना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ निकल सकते हो आप, वेदर बारिश वैसे कम गया है। जिस दिन मैं निकला था तो बारिश कम गया, तो शायद आपको स्नो उतना नहीं मिले। तो मैंने बोला चलो यार निकलना ही है, एक तो किसी ना किसी दिन, तो फिर निकलते हैं अब। सो मैंने पैक वैक कर किया और मैं करीब 8:30 या 9 को अपने दिरांग से निकला तवांग के लिए। तो आई एम ऑल सेट। बाकी बारिश जो है वो अभी भी हो रहा है, बट कांट हेल्प इट। सो मैंने सोचा कि इट्स ऑलरेडी टू लेट, मैं सोचा निकल ही जाता हूँ। अगर नहीं होता तो वापस आ जाऊँगा। इट्स बेटर कि आप 8-9 बजे से पहले ही निकल जाओ यहाँ से। अब जैसा मैं निकला, रास्ता बहुत साफ था, हल्का बहुत बारिश हो रही थी और रास्ता बहुत साफ था, कोई क्लियर था, कुछ स्नो नहीं मिला कुछ किलोमीटर्स तक। तो थोड़ा आगे जा रहा था, तो धीरे धीरे आपको स्नो मिलने लग गया। तो पहले तो देखने के बाद रास्ते के साइड में बहुत मज़ा आया कि अरे यार स्नो पे अब स्नो वाली फील आ रही थी कि अब पहाड़ों में जा रहा हूँ ये वो। फिर अब जब धीरे धीरे गया तो स्नो का जो रास्ते के साइड में जो स्नो का जो क्वांटिटी है वो बढ़ते गया। और फिर एक पॉइंट में जाने के बाद मुझे कुछ बाइकर्स मिले, 5-6 बाइकर्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया कि ऊपर एक चेक पोस्ट है, वहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे, रास्ता ब्लॉक्ड है, कि आप हैवी उसके बिना नहीं जा रहे हो। तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने बोला अगर आपको स्नो देखना है फिर भी एक्सपीरियंस करना है तो आप थोड़े किलोमीटर तक जा सकते हो, तो वहाँ जाके आप देख वेख के फोटो खिंचा के वापस आ जाओ। तो मैंने बोला चलो यार एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैं निकला आगे, तो शायद मेरा जो फेस है वो थोड़ा लोकल लोगों के जैसा मिलता है, तो उस वजह से जहाँ पे चेक पॉइंट था वहाँ पे मुझे रोका नहीं गया। तो मैं निकल गया आगे। अब मुझे पता भी नहीं था कि वो चेक पॉइंट है, अब तो मैं निकल गया आगे। अब जब आगे जा रहा हूँ धीरे धीरे स्नो रास्ते पे भी आने लग गया। तो अब जो मेरा जो डिफ़िकल्टी है राइडिंग का वो शुरू होने लगा। फिर जैसे ऊपर गया और आगे गया तो देखा एक जो पिकअप वैन है वो नाले में गिर के पड़ा हुआ है। स्लीपर होने के कारण गाड़ी धंस गई है नीचे। अब मेरी फट गई यहीं पे। अब डर बढ़ने लग गया
कि भाई मैं कर पाऊंगा ना, मैं जा पाऊंगा ना, मुझे रोका तो किसी ने नहीं, अब ऊपर जा रहा हूँ तो अब ऊपर जाके ऐसा ना हो जाए कि बीच में मैं रुक जाऊँ और फिर वहीं पे फंस जाऊँ। तो वो डर था मेरे में। तो फिर भी मैं गया, ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो एक कुछ किलोमीटर्स के बाद मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि भाई रस्सी बांध ले तू टायर में, क्योंकि ऊपर बाइक और चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बाइक को थोड़ा साइड किया और उसके बाद अपना रस्सी बांधने लग गया। अब यहाँ पे काम आता है आपका रस्सी। तो रस्सी, अगर आपके पास रस्सी है तो ठीक है, अगर चेन है तो और भी बेहतर है। तो चेन होने से क्या फ़ायदा है आपको, चेन टूटेगा नहीं जल्दी से, तो आपको एक सेट कैरी करने से हो जाएगा। और रस्सी का क्या प्रॉब्लम है, रस्सी अगर आप कैरी करते हो वो टूटने का डर है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा रस्सी का कैरी करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि मैंने जो रस्सी कैरी किया था वो कपड़े सुखाने वाला रस्सी था जो घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा लिया फॉर सेफ्टी कि अगर कभी लग गया तो यूज़ कर लूँगा। तो वो रस्सी लेके गया था और मुझे बाइक में बांधना भी नहीं आता। तो अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से जितना हो सके मैंने रस्सी को बांध दिया। अब बांधने के बाद, और यहाँ पे कटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रस्सी लगाते हो तो काटेगा किससे, तो यहाँ पे कटर या एक कोई भी छोटा सा नाइफ कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कटर से काट दिया और मैंने रस्सी को किसी तरह मतलब किसी तरह जुगाड़ करके बांध दिया उसको। फिर मैं चलने लग गया। बाकी अभी मैंने रस्सी बांध के बहुत हेल्पफुल हो रहा है, बाइक स्लिप नहीं कर रहा है। बस रस्सी खुल ना जाए, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टाइंग द रोप। तो जैसे चलता है। और वैसे आपको बता दूं कि आप जब रस्सी को बांध लेते हो टायर में ना, उसके बाद आपका जो बाइक है ना वो घोड़े जैसा चलता है, कड़क 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 करके। तो वैसा वाला फील था। तो मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी, फिर धीरे धीरे बाइक से स्टार्ट करते हुए जा रहा था। अब क्या होता है, स्नो में एक तो बाइक का आपका स्पीड ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है 10, 15, 20, ये है आपका रेंज। 10 की स्पीड में जाना हो रहा है, 10 की। तो धीरे 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 करते मैं गया ऊपर। अब जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा तो स्नोफॉल मिलने लगा मुझे। जो नीचे बारिश मिल रही थी वो अब टर्न हो गया स्नोफॉल में। अब स्नोफॉल में क्या होता है ना, आप जब आपके स्नोफॉल हो रहा होता है तो आपका जो सामने का जो वाइजर है ना वो हो जाता है पूरा फ्रीज हो जाता है। वो आगे एकदम एक छोटा सा फिल्म बैठ जाता है, स्नो का, आइस का फिल्म बैठने लग जाता है। तो उस समय आप वाइजर पहन के बाइक चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिल्म की वजह से आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी आगे। तो आपको फिल्म खोलना पड़ेगा। अगर आप फिल्म खोल के बाइक चलाते हो तो आंखों में आपको स्नोफ्लेक्स घुस जाएंगे। सो यहाँ काम आता है आपके सनग्लासेस। सो अगर आपके पास सनग्लासेस हैं तो उस वजह से आपको बहुत हेल्प होगा देखने के लिए, सो दैट आपके आंखों में स्नोफ्लेक्स ना घुसे। तो ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ा। फिर जैसे आगे बढ़ा, थोड़ी देर आगे बढ़ा, थोड़ी देर आगे बढ़ा, फिर स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया था रास्तों पर कि मैं ज़्यादा एक्सीलेटर। अब मैं लाख कोशिश कर रहा था, बहुत आस्ते बाइक चला रहा था, बहुत आस्ते बाइक चला रहा था, पर फिर भी मतलब वो गिरने से मैं बच ही नहीं रहा था। तो मैं बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे धीरे गिरते 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 मैं ऊपर गया। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत सारे गाड़ी का लाइन, वहाँ पे गाड़ी का लाइन लग गया था और गाड़ी रुक गए थे। तो मैंने अपने बाइक को साइड किया कि भैया क्या हो, देखने के लिए कि क्या हो गया। ओहो, उतर के जब मैं देखा तो देखा लाइन गाड़ी, एक ट्रक फंस गया था क्योंकि चढ़ान थोड़े ऊपर थी और गाड़ी चढ़ नहीं रहा था। अब वो ट्रक जिसमें ऑलरेडी टायर के चेन बंधे हुए थे वो भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था। सो देखा कुछ लोग वहाँ के पहाड़ से स्नो को हटा के मिट्टी निकाल के मिट्टी डाल रहे थे फॉर फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए वो मिट्टी डाल रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप मिट्टी डालते हो सो मिट्टी स्नो के साथ मिलके ना वो पानी होके कीचड़ हो जाता है। तो अब कीचड़ सोचो, अब कीचड़ है इधर, वो गाड़ी तो निकल जाएगा जो जिसके लिए मट्टी डाला है, बट पीछे वाला जो गाड़ी है ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पीछे आने वाले जितने भी गाड़ी हैं उनको मिलेगा कीचड़ और इधर आइस। अब दोनों में 4 चक्का वाला तो निकल जाते हैं, बाइक वालों का मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर भी देखा कि भाई ये तो अब यहाँ लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइड से बाइक निकाल के चला गया ऊपर। सो जैसे जैसे ऊपर गया
अपना गिरने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते गया। मेरी इतनी फट गई थी, एक टाइम आया था जहाँ पे इतनी फट गई थी मेरी, ये मतलब पूरा एक स्ट्रेच है जहाँ पे कोई नहीं है। मैं अकेला बाइक चला रहा हूँ और गिरते वक्त भी मतलब पता है मेरे को कि अब मुझे खुद को उठाना पड़ेगा क्योंकि कोई उठाने वाला तो है नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि ना गिरूँ। बार बार गिर के फिर थोड़ी देर आगे चल के एक पॉइंट आया जहाँ पे एक शार्प टर्न था। अब वो इतना शार्प था कि जो ट्रक वाले थे वो भी एक एक करके जा रहे थे क्योंकि गाड़ी पीछे आने का बहुत चांसेस था। तो और फिर वो टर्निंग में लोगों ने गाड़ी को चढ़ना मुश्किल होने के कारण इतना मट्टी डाल दिया था कि वहाँ पे मट्टी पूरा कीचड़ बन गया था, कीचड़ था और चारों तरफ स्नो था। अब गाड़ी वाले तो एकदम नीचे से ही पिकअप लेके एकदम वाँ करके चले जा रहे थे। अब हम बाइक वाले, अब हम कैसे पिकअप लें? हम पिकअप लेंगे तो भाई हम तो पिछल के निकल जाएंगे पहाड़ के नीचे। तो हमने किसी तरह जब हमारी बारी आई तो हमने धीरे धीरे करके गया। और जैसे ही मैंने एक मतलब टर्न लिया, क्योंकि इस तरफ से था, मेरा लेफ्ट साइड में था मैं, जैसे मैंने लेफ्ट साइड से टर्न लेने की कोशिश की, भाई अपनी गाड़ी वहीं पे अटक गई, फिसल के अटक गई। अब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी ऊपर जा ही नहीं रही है क्योंकि जो टायर में जो रस्सी बांधे थे वो कीचड़ में पूरा फंस गया था, कीचड़ लग गया था पूरा टायर में रस्सी में, तो वो पूरा स्पिन हो रहा था। तो पीछे से एक बंदे आए, उसने धक्का देने की कोशिश की, हुआ नहीं। फिर मैंने किसी तरह जोर से एक्सेलरेट करने के चक्कर में मेरा बाइक का जो वो है टायर में जो रस्सी था वो टूट गया। बाकी रस्सी टूट गया, अभी फिर से बांधना पड़ेगा और आसपास कोई है भी नहीं जिससे रस्सी मांगू। भगवान करे ये पहाड़ चढ़ जाए। अब ये टूटने के बाद अब मेरे पास एक्स्ट्रा रस्सी नहीं था, मेरी वहीं पे फट गई थी कि भाई अब रस्सी टूट गई, अब क्या करेंगे। फिर भी मैंने उस सिचुएशन में उस पॉइंट से, वो टर्निंग का पॉइंट से निकल जाऊं सो दैट पीछे का जो गाड़ी है वो निकल जाए। इस चक्कर मैंने फिर कोशिश कर रहा था कि एक्सीलरेट करके एटलीस्ट वो पॉइंट से निकलूं। बट क्या हो गया, वो रस्सी जो टूटा हुआ था वो जाके मेरे चेन स्प्रॉकेट में अटक गया। अब चेन स्प्रॉकेट में अटकने के कारण बाइक के चेन को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला अब मैं और एक्सीलरेट करूँगा या बाइक को चलाऊँगा तो चेन स्प्रॉकेट जाएगा। और धक्का मारने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बाइक 200 किलो का है, ऊपर से उसके ऊपर लगेज है और ऊपर से पहाड़ है और आइस की वजह से पिछल रहा था। तो मैंने क्या किया, बाइक को पीछे करके साइड में लगा दिया। फिर सब गाड़ी आ रहे थे जा रहे थे, किसी ने रोका नहीं या किसी ने मैंने भी नहीं रोका। और उनको रोकने का सवाल ही नहीं है क्योंकि अगर आप रोकोगे उनको तो वो अटक जाएंगे बेचारे। तो मैंने किसी को रोका नहीं, सब आ रहे थे जा रहे थे। बाद में भाई ऐसे कहते हैं ना, वो आप जब मुश्किल में होते हो तो भगवान दूत भेजते हैं अपने, तो वही सीन हुआ। सो एक सूमो आया, सूमो में 3 बंदे निकले, उन्होंने मुझे रस्सी दी और ना ही रस्सी दी, अब उन्होंने इनफैक्ट उस रस्सी को अपने टायर में, मेरे टायर में बांध भी दिया। हाँ भैया, कुंजो हाँ लोब्संग टासी, इन लोगों ने मदद किया और एक से रस्सी भी दे दिया और रस्सी भी बांध दिया। अच्छा, आपका चैनल का नाम क्या? अभिषेक लामा। अभिषेक लामा को लाइक करो, शेयर करो। जी थैंक यू। तो आपका ये हाँ चलिए ला हाँ हाँ प्लीज़। तो इतना हेल्पफुल थे वो लोग। अब बांधने के बाद उन्होंने फिर मैं चढ़ा बाइक में, उन्होंने धक्का देके मुझे वो जो चढ़ान था उससे उठा दिया। हाँ 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 बस बस हाँ हाँ थैंक यू। हाँ हुन्छ है। अब मुझे एक राहत की सांस मिली। अब यहाँ आता है आपका थर्मस। थर्मस क्यों कैरी करना है? थर्मस इसलिए कैरी करना है क्योंकि आप बहुत बार जैसे रस्सी बांधते हो अपने बाइक में, या कभी बाइक आपका स्टॉल हो गया या फिर गिर गया, तो उस समय आप बाइक को उठाते हो स्नो में ये वो, तो आपका हाथ बहुत ठंडा हो जाता है। भले आपके पास अच्छे विंटर ग्लव्स हो या आपके पास फुल गॉन्टलेट ग्लव्स हो, अगर आपके पास एक हॉट वाटर थर्मस है तो उसमें गर्म पानी है तो आप अपने हाथ को थोड़ा सेक सकते हो। नहीं ठीक है।
नहीं गरम करना, हाथ गरम हो जाएगा ना। और ठीक, इसमें गर्म हो जाएगा। गर्म कर रख सकते हो। तो इस वजह से आपको थर्मस कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीच में क्या हो जाता है, आप सिंस इतना पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा ये जो स्नो वाला का स्ट्रेच है वो कवर करने में, तो इसलिए अभी भी सेफ्टी के लिए आपको प्यास लग जाए या फिर कुछ भूख लग जाए तो एटलीस्ट आप कपर नूडल्स या बिस्किट या कुछ भी खा सकते हो गर्म पानी के साथ। तो इसलिए गर्म पानी कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया। फिर मैंने वो निकल के मैं ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, वो गाड़ी तो निकल गया। और उस दिन मैं आपको बता दूं इतना गंदा स्नोफॉल था कि कोई बाइक वालों को जाने ही नहीं दे रहा था, और जो गाड़ियां जा रहे थे वो भी अपने रिस्क में जा रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा स्नोफॉल था। तो उस वजह से पूरा रास्ता खाली, मैं अकेला, मतलब करीब 1-1.5 घंटा हो गया मैं अकेला बाइक चला रहा हूँ, कोई नहीं है, गिर रहा हूँ मैं, उठा रहा हूँ, गिर रहा हूँ मैं, उठा रहा हूँ, जा रहा हूँ। फाइनली अराउंड 8:39 को मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी अपना दिरांग से, और दिरांग से आपका तवांग जो है वो अराउंड 135 किलोमीटर्स है, और अराउंड 3 बजे मैं पहुंचा सेला पास। फाइनली आई मेड इट। सो दिस इज सेला पास। ठीक है, अब सेला पास पहुंचा, तो सेला पास पहुंचने के बाद थोड़ी राहत की सांस मिली कि भाई चलो फाइनली एक जो चढ़ान है वो मैंने, आधा जो चढ़ान है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, एटलीस्ट सेला पास पहुंच गया। अब मैं सोचा था सेला पास में कुछ मिलेगा खाने को, कैंटीन वैंटीन, देखा बर्फ आने के कारण, स्नोफॉल हैवी आने के कारण वहाँ पे जो आर्मी का कैंटीन है वो भी बंद था। Eat something. बाकी this is the view. Too good, but what लग गई यार आते आते, and snowing heavily. इनफैक्ट कुछ खुला नहीं था, सब थोड़ा बहुत पानी पी के आराम करके मैंने फिर जर्नी को स्टार्ट किया। तो जर्नी थोड़ा स्टार्ट करने का जैसे सेला पास का जो मेन गेट है वो क्रॉस किया, तो मैंने कुछ अरुणाचल नीचे, नॉट तवांग के बट, और नीचे अरुणाचल के कुछ लोग मिले, भाई लोग, तो उनसे बात की। रुको थोड़ा सा। हाँ, कहाँ जा रहा है? जा तो रहा हूँ तवांग। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से? हाँ। चलो यार, आप लोग मानना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को, क्यों? सबसे मानता है लेकिन रस्सी एक्स्ट्रा है क्या आपके पास में? रस्सी है? हाँ? एक्स्ट्रा है क्या? नहीं यार, चलो भाई एक सेल्फी बनता है आपके साथ। तवांग जा रहे हो क्या तुम लोग भी? तवांग नहीं जाएगा, एक गाड़ी वापस चला गया, उसके लिए भी हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। तुम लोग वापस जा रहे हो? हाँ, एक गाड़ी वापस हो गया, वो आ नहीं पाया। अच्छा, स्लिप हो रहा है, छोटा गाड़ी है। अच्छा। इधर आसपास होम स्टे है क्या? हाँ? होम स्टे आसपास होम स्टे तो नहीं है, गेस्ट हाउस है वो ब्रिज के सामने में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सीधा चले जाए, एक ही लोहा का ब्रिज मिलेगा आपको, वहाँ पे वो है टूरिस्ट लॉज। अब डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, अकेला सोलो? हाँ। बढ़िया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। अब जैसे जर्नी स्टार्ट किया ना, प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे लगा था कि आधा जर्नी वो हो गया, अब मेरा टेंशन कम होगा, बल्कि नहीं, यहाँ से और भी ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि अब जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है वो चढ़ा नहीं, वो ढलान है। अभी हम सेला पास से नीचे उतर रहे, बाकी ठंड बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। और अब मैं बताऊं आपको, चढ़ान में तब भी आप एक्सीलरेट धीरे धीरे कर करके आप जा सकते हो, बट ढलान में तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और 650 इंजन को आप अगर खाली उसमें चलाने के, एक्सीलरेट करके खाली गियर पे चलाने की कोशिश करोगे तो बार जॉग के कारण आपको टायर फिसलेगा ही फिसलेगा, और ऊपर से आपका GT का टायर आपको पता ही है क्या है। सो प्रॉपर टायर्स, ऑफ रोड टायर्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी बाइक का टायर लगा के आप अगर आप जाते हो स्नो में तो बहुत मुश्किल आएगा। सो अब आया वो ढलान। जब मैं जब सेला पास पहुंच गया था तो वहाँ तक मेरा जो गोप्रो है वो सही चल रहा था। अब जब ढलान स्टार्ट हुआ वहाँ से मेरा जो है गोप्रो का बैटरी हो गया ख़त्म, डेड सारे, क्योंकि इतना मुश्किल था ना। आप एक बार किसी तरह ऑन कर लेते हो कैमरा, तो उसके बाद आप बाइक चला रहे, उस स्ट्रेच में आप एक हाथ छोड़ के ऑफ करोगे गोप्रो, वो चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप एक हाथ छोड़ दिए तो वो तो बाइक तो जाने वाला स्लिप।
तो उस डर से कभी कभी एक ऐसा स्ट्रेच था कि जहाँ पे मेरा गोप्रो ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए वो शूट करते ही रहा कर ही रहा था, तो उस वजह से बैटरी ख़त्म हो गया। सो मैं अब नीचे जाने लगा, तो इसके बाद का जो फुटेज है वो मुझे कोई भी नहीं मिला। सो मैं गया नीचे, 3 बजे तक पहुंच गया था सेला पास। फिर करीब 3:34 में मैं पहुंचा एक कैंटीन जो होम स्टे भी है, और आपका सेला पास से जब आप उतरते हो तो सबसे पहला कैंटीन वही मिलता है। सो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे दिखा वो भाई लोग जो लोग मुझे हेल्प किए थे, तो उन लोग भी वहीं पे थे। सो उन लोग खाना वाना खाने के लिए रुके थे। सो मैं भी वहाँ पे गया, खाना वाना खाया, मैगी वैगी खाया, थोड़ा आराम किया और फिर उनसे बात किया। तो उन्होंने बताया कि मुझे अब मतलब हार्डली और कुछ ही किलोमीटर्स है और उसके बाद गांव स्टार्ट हो जाएगा, और गांव एक बार स्टार्ट हो जाए तो आपको मुझे स्नो नहीं मिलेगा। सो ये जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा राहत के सांस मिली कि भाई अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट हार खा चुका था कि मतलब डाइसी था कि जाऊँ नहीं जाऊँ और कंटिन्यू करूँ कि या यहीं होम स्टे में रुक जाऊँ आज के लिए, क्योंकि कुछ आसाम के जो बंदे थे उन लोग भी गाड़ी से आए थे, उनका भी गाड़ी बंद होने के कारण उन लोग वहीं रुके थे। सो वो भी बोल रहे थे कि रुक जा, बट मैंने बोला यार अब इतना दूर आ चुका हूँ तो अब थोड़ा स्ट्रेच है, कर लेता हूँ थोड़ा मेहनत बोल के मैं थोड़ा जिद करके निकल गया वहाँ से। अब जैसे वहाँ से निकला, स्टार्ट हुआ ढलान, और वो बंदे ने बताया था कि एक खाली ये अब ये जो रिमेनिंग जर्नी है वहाँ पे बस एक स्ट्रेच है जो एकदम ढलान है, मतलब आपको बहुत एक लंबा स्ट्रेच मिलेगा ढलान का, उसमें आपको शायद मुश्किल हो बाइक उतारने को। और जैसे उन्होंने बताया था वैसा ही हुआ। गया, मैं उतरा, वो लंबा स्ट्रेच आया। अब भाई वो लंबा स्ट्रेच मुझे समुद्र की तरह लग रहा था, इतना लंबा था उस समय। और गंदी बात ये थी कि उसमें था ब्लैक आइस। और अगर आपको पता नहीं है ब्लैक आइस क्या है, तो वो है कि रास्ते पे टार रोड पे अगर आपका एक फिल्म ऑफ आइस, सोचो आप उसमें आप सोचो आइस क्यूब्स के ऊपर आप बाइक चला रहे हो या आइस के ऊपर बाइक चला रहे हो, तो कैसे चलेगा बताओ आप। जीरो फ्रिक्शन, ट्रैक्शन तो गया हवा में, जीरो फ्रिक्शन। सो मैं आया, जैसे ही ब्लैक आइस के ऊपर टायर पहुंचा, पिछला, इधर पिछल रहा हूं, उधर पिछल रहा हूं भाई। बाइक को उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि बाइक को उठा रहा हूं टायर फिसल जा रहा है, बाइक को उठा रहा हूं टायर फिसल जा रहा है। और इतनी गंदी हालत, इतना बुरा हालत था। और उसी के मैं जहां पे गिरा हुआ था उसके साइड में, उसके थोड़े दूर नीचे जाके एक ट्रक नाला में घुस गया था बिकॉज ऑफ ब्लैक आइस। सो जो ग्रीफ के जो बंदे होते हैं, जो रास्ते में काम करते हैं, जो लेबर्स, सो वो लोग वहाँ पे पड़े हुए थे, थैंक गॉड। तो वहाँ के जो लोकल ग्रीफ के लेबर्स थे वो आए, उन्होंने बाइक उठा दिया मेरे साथ। उठा के फिर मैंने धीरे धीरे बाइक को चलते चलते उसको नीचे ब्रेक में कंट्रोल करते करते नीचे लेके गया। नीचे लेके किसी तरह गिर गिरा के नीचे वो जो ढलान है वो पार कर दिया। इसके बाद यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आप कभी स्नो पे बाइक चलाते हो, सो मेक श्योर कीजिएगा सबसे पहले कभी भी शार्प टर्न मत लीजिएगा। अगर आपका कोई भी टर्न आता है जो आपको रॉन्ग साइड में जाना पड़े, आप रॉन्ग साइड लेके वो एक लंबा सा बड़ा सा यू टर्न लो रादर देन टेकिंग अ शार्प टर्न, बिकॉज शार्प टर्न आप जैसे ही लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप फिसल जाओगे। ये जो टेक्निक है मैंने यूज़ किया, उसके बाद मेरा जो गिरने का फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम हो गया। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, कभी भी कभी ऑफ रोडिंग करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो जो टायर जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं उसी रास्ते पे जाएं, सो दैट वो मिट्टी मतलब दब के टाइट हो गया हो। ये सोच के हम वो उसी मतलब चला हुआ टायर के मार्क्स पे ही चलते हैं। बट स्नो पे ये मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्नो में आप वो टायर के मार्क्स पे चलोगे तो बाइक में जो टायर में इतना आइस चिपक जाएगा ना, जो उन्होंने क्रश कर चुके हैं, सो वो आइस के कारण, पानी के कारण आप और पिछलोगे। सो रादर देन डूइंग दैट, आप जो फ्रेशली स्नो फ्लेक्स गिरे हुए हो जो एरिया में, वहाँ से अपने टायर को घुमाओगे तो आपका फ्रिक्शन जो है थोड़ा बहुत रहेगा और आप गिरोगे नहीं। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैं ये टेक्निक लगाते लगाते मैं धीरे धीरे जा रहा था। अब मेरे पास क्या था, रेस अगेंस्ट टाइम हो रहा था, क्योंकि तवांग जो है, तवांग जो गांव है, वो आने से पहले एक चेक पॉइंट है। सो वो चेक पॉइंट करीब 7-8 बजे बंद हो जाता है। अब मैं वहाँ से निकला था 4 बजे करीब। अब मेरे पास 3 घंटे का स्ट्रेच है जो ये ख़त्म करना है, और यहाँ पे ऐसा गंदा है कि
स्नो आ रहा है, आपका रास्ते भर में स्नो है, कोई एक भी बंदा नहीं है खड़ा हुआ कि मुझे जो हेल्प करे। सो मुझे ये 3 घंटे में ये स्ट्रेच कवर करना है। गया धीरे, जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट किया, बट वही है, ब्लैक आइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर गिरा भाई, अब जितना बार गिर गया था ना, करीब 30-35 बार तो मैं ऑलरेडी गिर चुका था। सो अब ऐसा पॉइंट आ गया था ना कि मैं हार गया था, मतलब थक हार गया था, क्योंकि मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी। और आप सबको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है सी लेवल के ऊपर, तो पहाड़ों में वैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है, तो मेरी सांस फूल रही थी। और वो बाइक कुछ 230 किलो के वेट को बार बार उठाना उस हाइट पे, उस ऑक्सीजन लेवल पे फट जाती है। तो यहाँ आता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। सो अगर आपके पास एक ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तो एटलीस्ट आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो एक मेंटेन रहेगा, और आपकी सांस फूलने की चांसेस नहीं रहेगी, आपको डिजीनेस होने का चांसेस कम रहेगा। तो मैंने बाइक को किसी भी तरह, अपना जो फिटनेस है, जो इतने साल से मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ, तो उस वर्कआउट का मतलब क्या बोलूँ, फल मिला मुझे। मतलब इतना थक गया था, बट फिर भी वो जितने डेडलिफ्ट मैंने किए थे लाइफ में, वो सबको याद करके मैंने बाइक को उठा के फिर अपना जर्नी उठा के अपने जर्नी को स्टार्ट किया। यही चीज़ रिपीटेड करते किसी तरह मैं 7 बजे वो चेक पॉइंट पहुँचा। अब जैसे चेक पॉइंट पहुँचा, वहाँ पे एक पुलिस बंदा था जो बहुत ही अच्छा था। तो उसने बताया कि अब भाई तू खोल दे यहाँ से, टायर पे जो रस्सी बांधा है वो खोल दे, अब तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो नीचे है वो बहुत ही रास्ता अच्छा है, स्नो वो नहीं मिलेगा। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, अब स्नो नहीं मिलेगा। तो मैंने खुश होकर टायर खोल दिया। मैं बोला अरे थैंक गॉड, अब नहीं मिलेगा स्नो। बट भाई ने ये नहीं बताया कि जो यहाँ चेक पॉइंट के बाद जो है वो रास्ता पूरा ख़राब है। स्नो नहीं मिलेगा बट रास्ता कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि अब उस समय अरुणाचल में जो तवांग, उस चेक पॉइंट से जो तवांग तक जाने का रास्ता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था रास्ते का। तो भाई कीचड़ जो मिला मुझे, पहले स्नो ने परेशान किया, अब यहाँ पे कीचड़। तो फिर वापस से मैं गिर गया था 10-20 के स्पीड में। तो जा रहा हूँ धीरे धीरे, जा रहा हूँ। अब जैसे टाउन घुसा, मतलब मेन टाउन नहीं, टाउन के आसपास घुसा, वहाँ पे स्टार्ट हो गया हेवी बारिश। इतनी बारिश हो गई कि वहाँ मेरा बाइक जीटी फिर ऐसा है कि मैंने पता नहीं फॉर सम रीज़न बारिश में अगर मैं बाइक चलाता हूँ ना, मेरा बाइक बार बार स्टॉल हो जाता है, बार बार इंजन मिस करता है, और पुलिंग पावर है वो जीरो आ जाता है। 1 नंबर गियर में आपका बाइक खींचता भी नहीं है 1 नंबर में भी। सो ये स्टार्ट हो गया, बट किसी भी तरह मैंने खींचा के करीब 9 बजे तक मैं तवांग का जो मेन टाउन है उसका लोअर टाउन में पहुँच गया। अब जो तवांग का प्रॉब्लम ये है ना, तवांग में लोग करीब 5 बजे 6 बजे सब दुकानें बंद करके अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने इसी चक्कर में मैंने होटल बुक कर दिया था ऑलरेडी आने से पहले। अब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला उस दिन एयरटेल का और BSNL का नेटवर्क हो गया ठप हेवी स्नोफॉल के कारण। अब मेरे एयरटेल का उसमें नेटवर्क नहीं है, तो अब क्या करूँ। थैंक गॉड मेरे पास एक ऑल्टरनेट फ़ोन था जिसमें मेरा वोडाफोन का सिम लगा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा एक ऑल्टरनेट फ़ोन विद अ डिफरेंट नेटवर्क कैरी करना इंपॉर्टेंट है। सो मैंने अपने वोडाफोन नंबर से जो होटल वालों को था उनको फ़ोन किया, तो उनका भी एयरटेल था शायद, तो उनका गया फ़ोन धब, फ़ोन नहीं लग रहा था। अब मैंने किसी तरह, मेरी फट गई, तो मैंने किसी तरह देखा एक साइड में एक गुम्फा था, मैंने बाइक को गुम्फा के साइड में लगा दिया कि भैया कुछ हो जाए तो, अगर कुछ सोना भी पड़े यहाँ पे रास्ते पे, तो एटलीस्ट गुम्फा के साइड में सेफ़ रहेगा। सो यहाँ पे काम आता है आपका फिर टेंट और आपका स्लीपिंग बैग, क्योंकि उस समय मैंने दोनों कैरी नहीं किया था, बट मैंने फिर भी सोच लिया था कि भाई किसी भी तरह मैनेज कर लूँगा। तो अगर एटलीस्ट आपके पास स्लीपिंग बैग या टेंट रहता है तो आपको वो डर नहीं रहेगा यार, पता है ठंड में आप स्लीपिंग बैग में गर्म होकर आप आराम से सो सकते हैं, आपको कोई भी अगर नहीं मिले तो। किसी भी तरह ट्राई कर रहा था फ़ोन लगाने का, फ़ोन लग नहीं रहा था। और करीब 6-7 बजे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी थे नहीं ज़्यादा, तो स्ट्रीट लाइट एकदम अंधकार, सब सो गए थे बारिश के कारण, स्नो के कारण, तो पूरा अंधेरा, रास्ते में कोई बंदा एक नहीं था। तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने वो होटल बुक करने से पहले एक दूसरा होम स्टे ट्राई किया था, जहाँ पे अवेबिलिटी नहीं होने के कारण मैंने उसे बुक नहीं किया। तो उसमें सिर्फ 1 दिन का अवेबिलिटी था, तो मैंने बोला चल आज के लिए भले ही, अभी आज 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए भले उसको ही फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया वोडाफोन नंबर से, थैंक गॉड उनका नंबर लगा।
तो मैंने उनको बताया कि मेरा सिचुएशन कि भैया मैं इधर उधर ऐसे ऐसे जगह पे अटक गया हूँ और मुझे पता नहीं आपका होम स्टे किधर है, अब मेरा बाइक भी प्रॉब्लम दे रहा है, मैं आ नहीं पाऊँगा आपका होम स्टे गूगल मैप के वजह से थ्रू से, सो आप प्लीज़ मेरे को पिकअप करने आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला यार मैं आ तो जाऊँगा बट मेरे यहाँ पे बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके वहाँ पे कैसे स्नोफॉल हो रहा है जबकि वो भी तवांग में। तो मुझे पहले लगा झूठ बोल रहा है, तो मैंने बोला नहीं यार, फिर मैंने उसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने उसको अब उसने पूछा कि कहाँ है तू, अब मैं पहली बार तवांग गया, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ हूँ मैं। तो फिर मैंने किसी तरह इधर उधर देखा तो बोला गुम्फा, इधर एक गुम्फा है, और गुम्फा भी टिबेटियन लैंग्वेज में लिखा था शायद, तो मुझे पता ही नहीं पढ़ना। तो मैंने बोला कुछ गुम्फा है, गुम्फा के सामने ये है, एक गली है, और गूगल मैप में मैंने देख के बोला कि ये होटल कुछ है उसके सामने है। अब वो गलियाँ इतने सारे हैं ना वहाँ पे, और तवांग में आपको बता दूँ सब अप हिल है और डाउन हिल है, प्लेन रास्ता दिखेगा ही नहीं आपको। तो उसके वजह से भाई वो बंदा भी आ नहीं सका, अब स्नो के कारण वो ट्राई कर रहा था। तभी देखा कि फिर भगवान ने एक दूध की तरह एक बंदे को भेज दिया सुमो लेके, जो कि कुछ ड्रॉप करके आया था वो नीचे दिरांग से ही, तो वो ड्रॉप करके कहीं पे किसी को ड्रॉप करके नीचे आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा भैया आप मेरे को गाड़ी बाइक का इशू हो गया तो मुझे यहाँ जाना है। तो उसने बोला हाँ ड्रॉप कर दूंगा मैं, इतना लूँगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा आप ले लो। तो उसको मैंने बात करवाया अपने होम स्टे के बंदे से, तो वो होम स्टे के बंदे को बताया कि यहाँ है। सो बोला ठीक है पहुँचा दूंगा आ जाओ। तो बाइक वाइक लगेज वगेज में निकालने में हेल्प किया उसने, रखा। फिर मैं पहुँचा अपने होम स्टे अराउंड 9:30। सो फाइनली गाइज आई हैव रीच्ड माय होम स्टे। बाकी इट वाज अ हेल ऑफ अ राइड। मतलब आई स्टार्टेड माय जर्नी एट अराउंड 8:30 और अभी हो रहे 10:46। और दिरांग से तवांग जो है वो इट्स जस्ट 136 किलोमीटर्स, बट ड्यू टू हैवी स्नोफॉल मुझे लग गए ऑलमोस्ट 14 आवर्स पहुंचने के लिए। अब जैसे होम स्टे पहुंचा, सामान वामान उतारा और उस बंदे को पैसे देने के गया था, वो बंदे ने पैसे भी नहीं लिए यार। लाइक ही वॉज सो स्वीट कि उससे पैसे भी नहीं लिए। तो मेरे को लगता है ना नॉर्थ ईस्ट के लोग सारे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाओगे सो यू विल एक्सपीरियंस दिस, आई एम टेलिंग यू विल ट्रूली एक्सपीरियंस दिस। ऐसा कोई एक बंदा नहीं होगा जो ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया बट उन्होंने नहीं लिया। सो भाई होम स्टे पहुँचने के बाद 2-3 दिन उसके बाद के 2-3 दिन मुझे ऐसा लगा मैंने क्या सनीचर फैलाया भाई, इतना रिस्क लेने के लिए क्या ज़रूरत था मुझे वो डर बैठ गया मेरे अंदर। बट अब मैं जब सोचता हूँ ना ये सारे जर्नी को मैं फिर रिकैप अपने दिमाग में जब रिप्ले करता हूँ ना, मैंने सोचा यार क्या एडवेंचर था यार, इससे बड़ा एडवेंचर मैंने अपने लाइफ में ज़िंदगी में नहीं किया था। और आज जब सोचता हूँ इतना मज़ा आता ना मुझे वो सोच के कि यार वो डर इस चीज़ ने ना लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो कहता है ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।